वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग अपना एक और टॉपिक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का करने जा रहे हैं, वो है क्रॉस सेक्शन स्टडीज़। इससे पहले मैंने आपको केस कंट्रोल के बारे में बताया, कोहॉर्ट के बारे में बताया, केस रिपोर्ट के बारे में बताया। आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लेवल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। इसके अलावा इसके बहुत सारे और नाम हैं, जिसको आप कहते हो प्रिवलेंस स्टडी, फ्रीक्वेंसी स्टडी, ट्रांसवर्सल स्टडीज़। इसके अंदर आप देख रहे होते हो डिज़ीज़ के बारे में, मतलब इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ सेंसेस। जिस तरह से मरदमशुमारी हो रही होती है, मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। मरदमशुमारी में हम देखना चाह रहे हैं कि मुल्तान के अंदर या कराची के अंदर या इस्लामाबाद या लाहौर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मुल्तान, 1 लाख पॉपुलेशन है। एक एग्जांपल दे रही, 1 लाख पॉपुलेशन में से कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने ओल्डर एडल्ट हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, कितने घर हैं, कौन से इलाके में किस तरह के लोग रहते हैं, कौन से अंडर डेवलप्ड एरिया हैं, कौन से डेवलप्ड एरिया है, कौन से रीजन के अंदर क्या हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंसेस। ही मरदमशुमारी कहलाती है। तो किसी भी डिज़ीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। एक एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग देखना चाहते हैं कि प्रिवेलेंस ऑफ एस्थमा इन मुल्तान, के मुल्तान रीजन के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो एस्थमेटिक हैं। तो हमने हर रीजन को कवर किया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जो भी इस एरिया के अंदर है, हमने पहले उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि कितने एस्थमेटिक लोग हैं। आपने फिर देख लिया, फॉर एग्जांपल 1000 आपके पास एस्थमेटिक पेशेंट आ गए सिर्फ मुल्तान रीजन के अंदर। तो 1000 में से हमने देखा कि कितने छोटे बच्चे हैं, कितने ओल्डर एडल्ट हैं, कितने मिडिल एज है। अच्छा, फीमेल्स की जो है वो ज़्यादा है या मेल ज़्यादा है, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कौन सा माइल्ड स्टेज पे है एस्थमेटिक और कौन सा सीवियर है, कितने ऐसे लोग हैं जिसको इस डिज़ीज़ की वजह से डेथ हो गई। दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्वे, जो कि सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। ये आपकी क्या कहलाती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाती है, जिसमें आपके पास पॉपुलेशन क्या होती है, डिफाइंड होती है। या मैं आपको जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक स्टडी है कि प्रेवलेंस ऑफ लोअर बैक पेन अमंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। ये जो कॉलेज जो आ रही है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या परसेंटेज है, कितने परसेंट ऐसे हैं जो लोग जो कि बैकेक का शिकार है। अब क्वेश्चन आएगा, हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हमने सारे स्कूल्स का डेटा देख लिया। मुल्तान के अंदर फॉर एग्जांपल 20 स्कूल है, 20 या 40 स्कूल है। उसमें से हमने देख लिया प्राइवेट सेक्टर्स कितने हैं, सेमी प्राइवेट कितने और गवर्नमेंट सेक्टर क्या है। रैंडम हमने सैम्पलिंग कर ली, 20 एक जगह से हमने डेटा ले लिया, 20 एक जगह से ले लिया, 20 एक जगह से, और सेम क्वेश्चंस पूछे कि आपको बैकेक है या नहीं। और उसके बाद हमने एक अपना एस्टिमेटेड एक कैलकुलेशन दे दी कि इतने परसेंट लोग जो है वो रिपोर्ट करें। अब रिपोर्टिंग तो हो गई, क्या मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है, कौन से बच्चों में ज़्यादा है, जो प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल के ऊपर, कौन से पॉपुलेशन जेंडर में ज़्यादा है, कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा है। दिस इज़ ऑल अबाउट अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसके अंदर हम इसके अंदर हम लोग और क्या देख रहे होते हैं, एग्जांपल्स तो मैंने आपको बहुत सारी कोट कर दी है। इसके अंदर हम लोग प्रेवलेंस देख रहे होते हैं कि कंडीशन एक्यूट है या क्रॉनिक है, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि स्पेसिफिक क्वेश्चन आयर यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन करके और उसको सब समराइज़ कर लेते हैं। प्राइमरी आप इसके अंदर क्या डिटरमाइन कर रहे होते हैं, प्रेवलेंस मीन्स फ्रीक्वेंसी किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड। ये सारी की सारी चीज़ें हम किसके अंदर देख रहे होते हैं, क्रॉस सेक्शनल डिजीज़ के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो है ना, वो प्रेजेंट की बात करती है कि आज के दौर में कितने लोग हैं, पास्ट की बात नहीं करती और फ्यूचर की बात नहीं करती। आपको पता है, पास्ट की बात हो तो केस कंट्रोल हो जाती है, फ्यूचर की बात हो तो आपके पास कोहॉर्ट, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी हो जाती है। पास्ट की बात करें तो रिट्रोस्पेक्टिव हो जाती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है, रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है, केस कंट्रोल स्टडी। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोई भी ट्रायल करके हमने चेक कर लिया तो द पैसेज ऑफ टाइम, ये बताया गया है कौन सी स्टडी कहाँ पे काम कर रही होती है। दूसरी बात है, टाइम इज़ द की, ये सारी चीज़ें बताइए। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो आपकी बात करती है प्रेजेंट, आज के दौर में कौन सी डिजीज़ है, किस वजह से है। कोहॉर्ट बात कर रही होती है आज क्या चीज़ एक्सपोज हुई है और फ्यूचर में डिज़ीज़ डेवलप होती है या नहीं होती है। जिन लोगों को डिज़ीज़ एक्सपोज नहीं हुई है, कोई भी फैक्टर एक्सपोज नहीं हुआ है, क्या उन लोगों में डिज़ीज़ होती ही नहीं होती है। इसकी एग्जांपल मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसी तरह से केस कंट्रोल है, इसमें हम पास में देख रहे होते हैं। आपके सामने ये सारे के सारे लेवल्स हैं कि RCTs क्या होती है, कोहॉर्ट स्टडीज़ क्या होती है, केस कंट्रोल, केस सीरीज़। सबसे कम जो होती है लोवेस्ट लेवल ऑफ एविडेंस होता है वो केस रिपोर्ट होता है।
उसके बाद केस सीरीज़ बनती है, उसके बाद केस कंट्रोल स्टडी बनती है, फिर कोहॉर्ट, और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है हमारे यहाँ पे RCT का। और अगर आप इससे भी एडवांस स्टेज की तरफ चले जाएं तो सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक आपको अनयूजुअल सा केस मिला कोविड-19, जो कि आजकल चल रही है एक डिज़ीज़, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। कोविड-19 में आपको मिला, सारे पेशेंट को क्या हो रहा है, सॉर थ्रोट हो रहा है, फीवर हो रहा है, कफ हो रही है। आपको एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ मिला कि भाई कोविड-19 के एक पेशेंट रिसेंटली रिपोर्ट हुआ जिसको वायरल मेनिंजाइटिस था या निमोनिया था। आपने फ़ौरन से उसकी एक केस रिपोर्ट बना दी कि आपके पास पेशेंट आया और ये चीज़ें जो है उसके अंदर अनयूजुअल सी थी। दिस इज़ कॉल्ड केस रिपोर्ट। आपने अनयूजुअल प्रेजेंटेशन की वजह से सिम्टम की आपने एक केस रिपोर्ट बना दी। अब आप देखना चाहते हो कि क्या बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है। अगर आपके पास 10, 20, 30 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और आप देखते हो कि हाँ ये सारी की सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स जो है वो कॉमन आ रहा है कि वायरल मेनिंजाइटिस हो रहा है या निमोनिया हो रहा है, तो आपने एक सीरीज़ ऑफ पेशेंट इनरोल करने के बाद आपने एक केस सीरीज़ बना दी कि आपने 30 लोगों को इन्वॉल्व किया और 30 के अंदर ये सिम्टम्स थे जो कि सिमिलर थे। दिस इज़ कॉल्ड केस सीरीज़। अगर आपने प्रेवलेंस देखनी है, फ्रीक्वेंसी कि चेस्ट निमोनिया के पेशेंट कितने परसेंट है किस पॉपुलेशन के अंदर कोविड-19 के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड प्रेवलेंस स्टडी। क्लियर? या आपने ये देखिए वायरल मेनिंजाइटिस कितने परसेंट पॉपुलेशन के अंदर हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो आपने देखी तो वो आपकी क्या बन गई, प्रेवलेंस स्टडी। अब आपने फ्यूचर में जाके देखना है कि जिन लोगों को चेस्ट निमोनिया हुआ है उनमें से कितने लोगों की डेथ होती है, आउटकम आपके पास। तो दिस इज़ कोहॉर्ट के एक्सपोजर होगी और आपने रिजल्ट एंड में देखा, ठीक है। और अगर आप लोग बैक में देखना चाहते हो केस कंट्रोल, तो आपने ये देखना जो चेस्ट निमोनिया के पेशेंट हैं उनकी पास हिस्ट्री देखो कि सारे चेस्ट निमोनिया के पेशेंट को आखिर ऐसा कौन सा एक्सपोजर मिला जिसकी वजह से सबने क्या डेवलप किया है, चेस्ट निमोनिया। दिस इज़ कॉल्ड आपकी रिट्रोस्पेक्टिव हो गया, तो रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। तो ये सारी की सारी आपके लेवल्स हो गए, ये सारी की सारी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने होती है। इनिशियली जो भी कोई चीज़ नहीं आ रही होती है तो सबसे पहले आप उसमें क्या रिपोर्ट कर रहे होते हो, सबसे पहले आप उसमें केस रिपोर्ट देख रहे होते हैं। अब आपके पास अगर आपने किसी भी चीज़ की प्रेवलेंस देखनी हो, कितने लोगों में है और कितने में नहीं, तो आप क्या देखोगे, प्रेवलेंस स्टडी देखोगे। क्लियर? कितने लोगों में कोई चीज़ डेवलप होती है, रेट देखना चाहते हो, इंसिडेंस न्यूली कम डिजीज़ डेवलप होता है नहीं होता, या जो डिजीज़ है वो कितने लोगों में जाके प्रोग्रेस होती है, दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंस। तो वो आप कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए देख सकते हो। कॉज क्या है, किस वजह से हुई है, अगेन केस कंट्रोल या रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट के थ्रू आप देख सकते हो। प्रोग्नोसिस, ये ट्रीटमेंट, ये कितने परसेंट लोग आगे जाके ठीक हो जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कोहॉर्ट। ट्रीटमेंट का इफेक्ट, कोविड-19 के पेशेंट जो है वो ब्रूफीन से ठीक हो रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन से ठीक हो रहे हैं, पैनाडोल से ठीक हो रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाया, RCT कहलाया, कंट्रोल ट्रायल। तो ये सारी चीज़ों की बेस आपकी क्या कहलाती है, आपकी रिसर्च टाइप्स की स्टडीज़ कहलाती है और इसकी एग्जांपल्स कहलाती है जो कि आपने देखनी होती है। और आप देख सकते हैं इसी की बेस पे आप स्टडी प्लान कर सकते हो कि अब आपने क्या करना है। कोविड-19 आपके सामने एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों की पॉपुलेशन है जिसको कोविड-19 हुआ है, तो अब आपने कौन सी स्टडी करनी होगी, क्रॉस सेक्शनल करनी होगी। अब आप देखना चाहते हो कि कितने ऐसे लोग हैं कोविड-19 की वजह से जिनकी डेथ हो रही है, कोई ऐसा फ्यूचर नमूदार हो रहा है जो कि बिल्कुल ही अनयूजुअल है, ठीक है, या कितने ऐसे लोग हैं जो वेंट पे जा रहे हैं, तो कोहॉर्ट स्टडी देख लोगे। अब कोविड-19 के पेशेंट की क्या कॉज थे, क्या क्या वजह हुई जिसकी वजह से इन्हें कोविड-19 हो गया, तो कॉज आप देख रहे हो तो आप किस पे चले गए, रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट पे चले गए या केस कंट्रोल स्टडी पे चले गए। क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है अगर आप पास में जाना चाह रहे हैं, बट इट्स बेटर कि यू शुड यूज़ अ कोहॉर्ट और द केस कंट्रोल स्टडी। अब आपने देखना है कि आपने जो है ना प्रोग्नोसिस देखनी है कि कितने परसेंट पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कोविड-19 हो और वो ठीक हो गए, और कौन से ट्रीटमेंट से ठीक हुए, कि क्वारंटीन हुआ है 14 डेज़, एंड 14 डेज़ में क्या क्या हुआ, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोग्नोस्टिक स्टडी, जिसको आप कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट कह रहे होते हो। ट्रीटमेंट इफेक्ट आपने देखा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 के ही पेशेंट हैं, आधे लोगों को आपने एजिथ्रोमाइसिन दी, आधे लोगों को आपने एंटी मलेरियल ड्रग जो कि आजकल बहुत फेमस होती है हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो आपने देना शुरू की, आधे लोगों को आपने पैरासीटामोल दी, और तीनों में देखा कि आपने तीनों को ट्रीटमेंट दिया है। तीनों को ट्रीटमेंट देने के बाद कौन सा ऐसा ग्रुप है जो जल्दी रिकवर हो गया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिन में ठीक हो गया, और कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से 10 दिन में। तो ये आपके पास एक एविडेंस आ गई है ट्रीटमेंट की, और उसी को आप क्या कर रहे होते हो, अप्लाई कर रहे होते हो। आपने अपना सेकंड टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं, वो है फाइंडिंग द एविडेंस।
अपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। अब तक आप लोगों ने पढ़ा है कि कौन कौन सी रिसर्च टाइप्स होती हैं और कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन सी टाइप्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात है, इन टाइप्स के बारे में अगर आपने सर्च करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले आपको बहुत शॉर्ट सी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक डिज़ीज़ चल रही है कोविड-19, ठीक है, उसके बारे में आजकल रिसर्च चल रही है। आप देख रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रही है। कोई उसके सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई उसकी प्रोग्नोसिस के ऊपर बात कर रहा है कि कितने % लोग जो है ठीक हो जाते हैं। कोई ये बात कर रहा होता है कि कितने % ऐसे हैं जो जिनकी डेथ एक्सपेक्टेड होती है, या कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी स्टडीज़ हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट टॉपिक पे स्टडी करें। फॉर एग्जांपल कोई प्रेवलेंस के ऊपर देख रहा होगा कि कोविड-19 कितने लोगों में कॉमन हो गया, बच्चों में है, बड़ों में क्या है। फॉर एग्जांपल कोई ये देख रहा होगा कि कोविड-19 की वजह से कितनी डेथ हो गई है। कोई ये देख रहा होगा कि कोविड-19 किसी को हुआ है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। हो सकता है उसने पास में सोशल डिस्टेंसिंग ना की हो सकता है वो गैदरिंग में गया हो, या हो सकता है वो ऐसे लोगों से मिला हो जिनको कफ या फीवर वगैरह था, तो कोई पास में देख रहा होगा। कोई ट्रायल्स कर रहा होगा, क्लिनिकल ट्रायल, कि ये मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है, ये मेडिसिन, ये सारी चीज़ें। 2-3 साल के अरसा और लेगा और सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। आप अल्लाह ना करे अगर 5 साल बाद दोबारा ये पेंडेमिक डिजीज़ दोबारा से आउट ग्रोथ होती है, दोबारा से होती है, तो क्या फिर दोबारा से हर कोई रिसर्च करेगा? नहीं। तो क्या होगा, ये सारे हमें एविडेंस कहाँ से मिलेंगे? तो ये डेटाबेस होता है। डेटाबेस इज़ लाइक अ लाइब्रेरी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी कि कौन सी पॉपुलेशन को ज़्यादा हो सकता है, वेंटिलेटर के ऊपर कौन कौन सी कंडीशन में पेशेंट गए। तो फिर वो क्या क्लिनिशियन करेंगे आज से 5 साल वाले बाद, वो सिर्फ पास्ट में जाके देखेंगे कि कौन कौन सी डिज़ीज़ थी जो कौन कौन सी ट्रीटमेंट थी जो ज़्यादा सक्सेसफुल थी। ये नहीं कि वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे, हर चीज़ का डेटा उनके पास होगा। अगर मैं इस एग्जांपल को और सिंप्लीफाई करूँ तो वो ये है कि जो आपका सर्वर कंप्यूटर होता है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, उधर सारा डेटा होता है कि आपने कब एडमिशन लिया, आपके 5 साल का रिकॉर्ड क्या था, आपकी फ़ीस पेमेंट किस तरीके से गई, आपका अटेंडेंस का शेड्यूल किस तरीके से था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका रिकॉर्ड देखना है, पास्ट रिकॉर्ड, और अब आपको डिग्री अवार्ड होने वाली है, ठीक है, अब वो दोबारा से जो है ना आपकी एक एक फ़ाइल तो नहीं देखेंगे, तो आपकी सारी की सारी चीज़ें एक जगह कंपाइल हुई हुई होंगी। जो कंपाइलेशन होती है वो क्या हो गए, आपके एविडेंस हो गए, ठीक है, और वो एक आईडी डालेंगे और आपके बारे में पूरा आ जाएगा। आपने कब एडमिशन लिया, आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का था सॉरी, आप लोग जो है वो कहाँ कहाँ आपने इंटर्नशिप की, कितनी क्लिनिकल अटैचमेंट्स थी, कितना क्या किया, आपका मोरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा रहा जो कि आपको इशू कर रहे होंगे, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट तो नहीं हो। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपके डेटाबेस में रजिस्टर्ड होगी। सिर्फ एक क्लिक की वजह से क्या होगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी और वो विद इन अ मिनट आपको क्या इशू कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी आपके सर्टिफिकेट है। इसी तरह से अब अगर मैं बात करती हूँ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, या मैं आपसे बात करती हूँ एडेसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर या डिस्क प्रोलैप्स के बारे में, तो मैं अब इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आपके क्लिनिक के ऊपर कोई पेशेंट आया, अब आप पूरा क्लिनिकल ट्रायल देखेंगे, इसको मैनुअल थेरेपी से फ़ायदा हो रहा है या एक्सरसाइज थेरेपी से फ़ायदा हो रहा है, आप हर चीज़ करके देख रहे हो, या आप जो दोबारा से स्टडी करना शुरू कर दें अनटिल अनलेस आपको कोई अनयूजुअल फाइंडिंग ना मिले। तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक डेटाबेस के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाके सिर्फ आपने लिखना है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के से रिलेटेड। आप क्या लिखेंगे कि बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर, तो आपके पास आ जाएगा कि मैनुअल मोबिलाइजेशन और अल्ट्रासाउंड। आपने डायरेक्ट अपने पेशेंट पे अप्लाई कर दी और उससे पेशेंट आपका ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि आपको तो बैठे बैठाए सब कुछ डेटाबेस के अंदर मिल गया। वो लोग जिन्होंने ये ट्रीटमेंट प्रूफ किया होगा उन्होंने कितना काम किया होगा, पहले केस रिपोर्ट बनाई होगी, केस सीरीज़ बनाई होगी, प्रेवलेंस स्टडी पूरी की पूरी की होगी कि भाई कितने लोग हैं, कौन सी एज ग्रुप है जिसमें ये हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने पूरा क्लिनिकल ट्रायल किया होगा कि कौन सी मेडिसिन या कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने की होंगी पास्ट में। अब आप ये देखें, उन्होंने ये भी देखा होगा कि जो फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो रहा है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पास्ट में जिससे ये एक्सपोज हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है डायबिटीज़ हो, या कितने ऐसे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हैं जो फ्यूचर में जाके ठीक हो गए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी होंगी और उसके बाद उन्होंने एक डेटाबेस के अंदर सारी पुट की होंगी। और अब वी आर द लकी पीपल कि हमें जो है हर चीज़ बैठे बैठा एविडेंस फॉर्म में मिल गई। हमने क्या किया, हम सिर्फ डेटाबेस के ऊपर गए, सर्च इंजन्स होते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी कौन कौन से, डायरेक्टली हम लोग गए और हमने देखा कि बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर और हमारे पास आ गया और हमने अप्लाई कर दिया, दैट्स इट।
तो दिस इज़ द वे टू सर्च एनी एविडेंस, दिस इज़ नोन एज द फाइंडिंग द एविडेंस, जिसमें आप किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड जो है वो आप जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने देखना है कि डिजीज़ जो है कौन सी जो है सर्दियों के सीज़न में आती है, कौन सी गर्मियों के सीज़न में आती है, तो लाइब्रेरीज़ कुछ सर्च एरियाज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन से आपके फॉसिल्स वगैरह हैं या आपके जो ऐसी चीज़ें जो आपकी जो ज़मीनों के अंदर से निकली हैं, आपकी जो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड मुझे कहाँ पे एविडेंस मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, तो उसकी एक अलग लाइब्रेरी डेटाबेस होगा। क्लियर? तो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। हमारी फील्ड के अंदर कौन कौन से होते हैं वो हम सर्च करते हैं। सर्च स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, हमें क्या देखना होता है कि हमारा इसमें बेसिकली इसके अंदर हमने क्या देखना है कि क्लिनिशियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास इतने टाइम नहीं होता कि वो हर क्वेश्चन का सवाल निकालें। तो फिर वो क्या कर रहे होते हैं, वो फ़ौरन से जाते हैं लिटरेचर को जाके सर्च करते हैं और देख लेते हैं कि भाई इस कंडीशन के अंदर पास्ट में क्या क्या स्टडीज़ हुई है और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा है, या सबसे अच्छी डाइट जो पास्ट में इन्वॉल्व हुई है, सबसे अच्छी प्रिकॉशन की जो बताई गई है वो कौन सी, वो जाके जो है वो गुड एविडेंस जो है वो सर्च कर लेते हैं। ठीक है, उनको सारे क्वेश्चंस का जवाब भी मिल जाता है और फिर शॉर्ट टाइम के अंदर सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं और वो लोग अप्लाई करते हैं। यही वजह है कि वो क्लिनिशियन जो है वो कामयाब हो जाते हैं जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में ना पता हो, हमारी क्लिनिक के ऊपर पेशेंट्स आ गए, कोई फ्रोजन शोल्डर का आ रहा है, कोई नी जॉइंट का आ रहा है, हम सारी टेक्निक्स अप्लाई करें, एक दिन हम उसको मैनुअल दे रहे हैं, अगले दिन टेंस दे रहे हैं, कभी हम कुछ दे रहे हैं, कभी हमको हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ से जो है पेशेंट हमारा ठीक होगा, और तजर्बे कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा, पेशेंट भी फटीक हो जाएगा। 20-20, 30-30 महीना आपने देखा होगा लोगों की फिजियोथेरेपी ठीक चल रही होती है, वो ठीक भी नहीं होते। और कुछ ऐसे क्लिनिशियन होते हैं वो 3 से 4 सेशन में मिलाते हैं, टू दी पॉइंट काम करते हैं, वो ठीक क्यों, बिकॉज उनको एविडेंस का पता होता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि आपके पास 2 क्लिनिकल सेटअप्स हैं, एक बहुत क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ और एक न्यूली फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके पास कोई पेशेंट है, अब जिसको भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में पता होगा और सर्च करने के बारे में पता होगा, वो क्या करेगा, फ़ौरन से देखेगा कि भाई आपके पास अगर नी जॉइंट से रिलेटेड कोई पेशेंट आ रहा है तो वो कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कंडीशन है, न्यू फिजियोथेरेपी के लिए आपके पास आ रहा है, नी फिजियोथेरेपी के लिए, तो आप देखोगे एविडेंस में जाके कि कौन सी ट्रीटमेंट सबसे सक्सेसफुल है। हो सकता है कि मोलिगन टेक्निक्स, मैकेंजी टेक्निक, मैटलिन टेक्निक, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कौन सी टेक्निक बेहतर है, और उसके साथ साथ अगर आप हॉट पैक कोल्ड पैक की सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें तो ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली जो पढ़ा लिखा फिजियोथेरेपिस्ट होगा, ये जिसको सेंस होगी एविडेंस प्रैक्टिस की, वो डायरेक्टली उस पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेगा। आप देखेंगे 3 दिन के अंदर आपका पेशेंट क्या है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वो फिजियोथेरेपिस्ट जिसको इतना नहीं पता होगा, वो क्या करेगा, बार बार पेशेंट को बुलाएगा, एक हफ्ते आओ, एक हफ्ते वो मैनुअल मोबिलाइजेशन दे रहा होगा, अगले हफ्ते वो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज दे रहा होगा, उससे अगले हफ्ते टेस्ट, तो पेशेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, आखिर में आके थक जाएगा और वो आने भी बंद हो जाएंगे। और फिर ये होगा कि डॉक्टर तो इतना लंबा ट्रीटमेंट चलाते हैं और वो जो पेशेंट को 3 सेशंस में ठीक कर देगा, उसके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा पेशेंट्स की लाइन लग जाएगी। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। लिटरेचर क्या होता है, पास स्टडीज़ होती हैं जो कि एक सर्च इंजन के ऊपर सारी की सारी रजिस्टर्ड होती हैं, जिसके थ्रू आप हर चीज़ को सर्च कर सकते हो। आपने कोई भी इसमें मैश वर्क डाला है, कोई भी आपने टर्मिनोलॉजी डाली, जिस तरह से फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी कि पाकिस्तान में फ्रोजन शोल्डर के कितने पेशेंट हैं, इंडिया में कितने, आप ये भी देख सकते हो। आप उधर ये भी देख सकते हो। मैं इस लेक्चर के बाद एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सर्च स्ट्रेटजीज सिखाऊंगी कि आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि फ्रोजन शोल्डर एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ की वजह से हुआ, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ। अब ट्रीटमेंट की बात करूँगी तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर थ्रू फिजियोथेरेपी, या ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर थ्रू सर्जरी, या ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर थ्रू मेडिसिन, तो ये सारे के सारे जो मैं पूरी चीज़ें मैं उधर लिख के सर्च करूँगी। जिस तरह से आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन डालें तो आपके सामने सारी फिगर, स्टैटिस्टिकल फिगर आ जाती है, इसी तरह से वो मुझे सारी की सारी चीज़ें बता देंगे कि क्या चीज़ किस तरीके से। लिटरेचर सर्च करना भी एक आर्ट है, उसके अंदर आप पिछले 5 सालों का लिटरेचर भी सर्च कर सकते हो, 10 सालों का लिटरेचर भी सर्च कर सकते हो, 20 सालों का। Over the next 2 weeks, we are going to
First, you really need to know how to sort the best from the rest when it comes to clinical information. I'm a pretty fast reader, but there is no way I could ever keep up with the current pace of medical and nursing literature. No one can. Another reason to care about EBP is that your patients are counting on you to provide the best care. This whole slide makes me depressed. I mean, 17 years from evidence to implementation is just sad. There are a lot of different takes on the evidence-based practice process, but they all pretty much have the same big concepts. It starts with asking a clinical question or wondering, why do we do things this way? Then it's off to literature to see if there's an answer or answers to your question. Of course, you can't just accept the articles